हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2.7 क्लास 12th इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर चैप्टर 2। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखते क्या है 2.7 शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, आप अगर आपने जो है इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है, आगे के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो जल्दी जाके प्लेलिस्ट में देखिए या उसको जो है क्रम वाइज देखिए, यानी पार्ट और पार्ट करके देखिए। 1 2 3 ऐसे पार्ट बना रखे हैं, तो आप जो है क्रम से देखिए, शुरू से देखिए, तभी आपको जो है बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बेहतर रूप से समझ पाएंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर के लिए। तो इसीलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप इसको क्रम से देखें और पूरा अच्छे से समझें। तो यहाँ पर देखिए 2.7 कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जो है मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2.7 शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम निट बोलते हैं, निट लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो है आगे जब करेंगे इसको तो निट आप लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब कहते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष, शुद्ध का मतलब इसमें क्या है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अप्रत्यक्ष है कि सीधे से नहीं दिया जाता, यानी सीधा भुगतान नहीं किया जा सकता है, और ऐसा कर है। ये कर तो जानते हैं, टैक्स जो हम सरकार को देते हैं, ठीक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालते हैं, इसमें से देखिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में से यानी अप्रत्यक्ष कर में से अगर आप आर्थिक सहायता माइनस कर दें तो आप निकाल सकते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और यहाँ पर आर्थिक सहायता क्या होती है, इन सब के बारे में हम पहले विस्तार से जानेंगे, फिर उसके बाद में आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला है यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये देखिए समझ लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला ही है कैसे निकलेगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर जब हम इसमें अप्रत्यक्ष कर में आर्थिक सहायता हटा देंगे, आर्थिक सहायता क्या होती है, जो सरकार हमें देती है आर्थिक सहायता, ठीक है, फ्री में देती है, आर्थिक सहायता करती है, फर्मों की वो होती है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं क्या है अप्रत्यक्ष कर, क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो अप्रत्यक्ष करों से अभिप्राय उन करों से है जो सरकार द्वारा उत्पादन और सेवाओं की बिक्री पर लगाए जाते हैं। यानी ऐसे कर जो कि सरकार उत्पादन और सेवाओं की जो बिक्री होती है उन पर लगाती है, उन्हें हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आ गया हो। अब देखते हैं कि आर्थिक सहायता क्या होती है। आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी। सब्सिडी आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। यानी सब आर्थिक सहायता, हिंदी में से आर्थिक सहायता कहते हैं। आर्थिक सहायता से अभिप्राय जो है सरकार द्वारा उद्यमों को कुछ विशेष वस्तुओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता से है। यानी जब एक सरकार जो है आर्थिक सहायता, मतलब कुछ फर्में होती हैं, उन फर्मों को जब एक सरकार कुछ आर्थिक सहायता देती है तो उसे हम कहते हैं आर्थिक सहायता। मतलब कुछ मदद करती है, वित्त देती है, धन देती है, ताकि वो बिजनेस को चला सके और बेहतर परफॉर्म कर सके। इसलिए वो क्या करती है, सरकार जो है उद्यमों को या फर्मों को जो है एक वित्त की सहायता करती है, धन उपलब्ध करवाती है, तो उसे हम कहते हैं आर्थिक सहायता, ठीक है, यानी सब्सिडी। अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या है, साधन लागत और बाजार कीमत। अब हम इसको पढ़ते हैं, साधन लागत क्या होती है, बाजार कीमत क्या होती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए साधन लागत और बाजार कीमत क्या है, ठीक है। तो चलिए साधन लागत देखते हैं, इसको एफसी से द्वारा जो है एफसी के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर। एफ का मतलब फैक्टर, यानी सी का मतलब कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। आप इंग्लिश में कह सकते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी ये लिख दिया है, क्यों, क्योंकि आप जब इसको यहाँ पर जब आगे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इंग्लिश में आप जरूर याद रखें इसे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद रखेंगे तो साधन लागत में आपको और यहाँ पर बाजार कीमत में आपको कन्फ्यूजन देखने को मिल सकती है, हो सकती है, इसीलिए आप जो है फैक्टर इनकम याद रखें, फैक्टर इनकम, ठीक है। साधन लागत क्या होती है, इसका अर्थ उत्पादनों के साधनों, उत्पादन प्रक्रिया में उनके योगदान के लिए दी जाने वाली राशि से है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते ना, यानी ऐसे साधन जो उत्पादन करने के लिए होते हैं, उत्पादन के साधनों, जैसे कि कोई मशीन है, यानी मशीन है, या कोई श्रमिक है, तो उत्पादन का साधन ही है। मशीन भी एक मशीन है, उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन के साधनों और उत्पादन प्रक्रिया
जो उसको बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उनके योगदान के लिए दी जाने वाली राशि। जैसे मशीन है, एक मशीन को लगाया गया, उसमें एक श्रमिक लगा है और वो मशीन क्या है, एक प्रक्रिया के माध्यम से जो है उत्पादन कर रही है, तो इसके लिए जो भुगतान किया जाएगा, एक वस्तु बनाई जा रही है तो उस वस्तु को बनाने में जो है, उस बनाने में, उस पूरी प्रक्रिया में, उस वस्तु को बनाने की पूरी प्रक्रिया में जितना खर्च आया है उसे हम साधन लागत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, उसे हम साधन लागत कहते हैं। देखिए अब समझते हैं और अच्छे से। तो मान लीजिए यहाँ पर एक मशीन है, यहाँ पर एक मशीन है और ये मशीन क्या है, ये एक आदमी है, यहाँ पर एक मशीन है और एक आदमी है। अब ये मशीन पर काम करेगा ये आदमी, ठीक है, और एक वस्तु बनानी है इसको, ठीक है, एक वस्तु इस मशीन में बनाई जा रही है, इस वस्तु को बनाया जा रहा है इस मशीन में और ये आदमी इस पर काम कर रहा है। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बनेगी और इस प्रक्रिया में इस वस्तु को तैयार होने में, बनने में जितना जो है लागत आएगी, कीमत लगेगी, कीमत, ठीक है, जितनी कॉस्ट आएगी, कीमत लगेगी, उतनी उसकी कहेंगे साधन लागत है। यानी साधन दी है ना, साधन के माध्यम से, ये क्या है, ये मशीन है, श्रमिक है, तो ये साधन है सभी, जिसके माध्यम से वस्तु को बनाया जा रहा है। तो साधन के लिए जितनी लागत आती है उसे कहते हैं साधन लागत। यानी ठीक है, तो साधन के लिए जितनी लागत आई तो उसे साधन लागत कहेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे फैक्टर इनकम यानी साधन लागत, साधन में लगी लागत, यानी वस्तु को बनाने में, बनाने की प्रक्रिया में जो कीमत लगती है, जो वास्तव में कॉस्ट आता है, उसे हम साधन लागत कहते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे साधन लागत क्या है। उसके बाद देखते हैं बाजार कीमत क्या होती है। अब देखिए साधन लागत और बाजार कीमत में थोड़ा सा अंतर है। इसका अभिप्राय उस कीमत से है, यानी उस कीमत से है जिस पर उत्पाद बाजार में बिकता है। तो आप देखते होंगे कि आपको जब आप मेडिकल में जाते हैं, अब देखिए समझिए, आप जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, ठीक है, आप क्या जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, ठीक है, मेडिकल में जाते हैं तो एक दवाई खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, एक दवा खरीदते हैं तो उस पर रेट लिखा होता है ना, MRP, ठीक है, MRP लिखी होती है ना। तो दुकानदार आप देखते हैं कि वो MRP से कम रेट पर देता है आपको। क्या करता है, MRP से कोई भी दुकानदार किसी भी वस्तु को नहीं बेच सकता ज़्यादा पर, ठीक है, MRP से ज़्यादा पर नहीं बेच सकता है। तो ये MRP होती क्या है आखिर, क्या होती है आखिर, ये होता है उसका बाजार मूल्य। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पर ये MRP है, ये अधिकतम वस्तु का अधिकतम मूल्य तय किया गया है। तो ये क्या है, बाजार कीमत क्या होती है, मार्केट प्राइस, MP यानी मार्केट प्राइस, इसका अभिप्राय उस कीमत से है जिस पर उत्पाद बेचा जाता है। यानी कोई वस्तु बनाई गई है और उसको जिस कीमत पर बाजार में बेचा जाएगा ना, वो होगी उसकी बाजार कीमत। ठीक है, बाजार कीमत में क्या इंक्लूड होगा, आप समझ ही सकते हैं बाजार कीमत में क्या इंक्लूड होगा। जो कंपनी है, मान लीजिए इसने यहाँ पर ये इसने बनाया है और एक कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, जब वो उत्पाद बन जाएगा, यहाँ पर वस्तु बन जाएगी, इसको मान लीजिए 10 यहाँ पर जो है 100 रुपये लागत आई, एक वस्तु को बनाने में हमें 100 रुपये लगे। ठीक है, अब क्या आप सोच रहे हैं कि इस 100 रुपये की वस्तु को 100 रुपये लगे हैं, तो ये बाजार में जब जाएगी, बाजार में जब जाएगी बेचने के लिए, बेची जाएगी, तो क्या ये 100 रुपये में ही बेची जाएगी, बिल्कुल नहीं। मिल का मालिक जो है, फर्म का मालिक, वो चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो। क्यों बनाया भाई उस वस्तु को, ताकि उसे लाभ हो। तो वो इस वस्तु को 120 रुपये का कीमत रखेगा, 120 रुपये कीमत रखेगा ताकि उसको लाभ हो सके। तो ये वस्तु अब बाजार में आएगी 120 रुपये की। ठीक है, तो जब ये वस्तु आई 120 रुपये की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाजार में बिकेगी 120 रुपये की और ये लाभ होगा सीधा किसको, मिल वाले को। कितना, 20 रुपये का, क्योंकि उसने 20 रुपये ऐड कर दिए हैं अपने लाभ में। तो जब लाभ ऐड हो जाता है और लाभ ऐड हो जाता है और उसके बाद जब बाजार, जिस कीमत पर बाजार पर वस्तु बिकती है बाजार में, उसे कहते हैं बाजार कीमत। ठीक है, मार्केट प्राइस, जिस मतलब कीमत पर बाजार में कोई वस्तु बिकती है तो मार्केट प्राइस है। अब देखते हैं हम 2.8। अब ये हमने समझ आ गया कि बाजार कीमत क्या होती है, साधन लागत क्या होती है, यानी फैक्टर इनकम क्या होती है, और मार्केट प्राइस क्या होता है। उसके बाद 2.48 देखते हैं क्या है, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब देखिए हमने देख लिया कि मार्केट प्राइस और फैक्टर इनकम क्या होती है। अब देखिए विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होती है, मतलब नेट ट्रांसफर इनकम। विदेशों से यानी शुद्ध साधन आय, मतलब ये क्या हो गया,
शुद्ध निवेश यानी विनिवेश, विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से जो शुद्ध साधन आय आती है यानी नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट ट्रांसफर इनकम अवार्ड। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको। अब ये क्या है हमारा, अब यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पर जो है इस तरह से मैं नक्शा ऐसे ही बना देता हूँ, इस तरह से जो है ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है, भारत है। अब यहाँ पर भारत से कोई एक व्यक्ति गया इंजीनियर बन के, ठीक है, या डॉक्टर बन के, वो दूसरे देश में जाता है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में जाता है। अब अमेरिका में वो काम करता है, अमेरिका में यहाँ पर भारत है, भारत का एक व्यक्ति पढ़ लिख कर एजुकेट होकर के यहाँ पर अमेरिका में जाता है और वो काम करता है। और काम करने के बाद अब बदले में वो क्या करता है, अपने परिवार को पैसा भेजता है, परिवार को पैसा भेजता है। तो इससे मतलब क्या हुआ, अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये विदेश से आ रहा है। तो विदेश से जब पैसा अपने देश में आता है तो उसे कहते हैं यहाँ पर विदेश से शुद्ध साधन आय। जो विदेश से आता है पैसा हो तो उसे कहते हैं NFIA यानी नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब ये जुड़ जाती है तो राष्ट्रीय आय निकलती है। क्या निकलती है, तो हमें पहले निकालनी होती है दो चीज़ें। देखिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी पहला घरेलू, सकल घरेलू यानी आप इंग्लिश में देखिए GDP। एक GDP होती है देश की, GDP यानी कुल उत्पाद कितना हुआ, कुल आय कितनी हुई, GDP कितना लाभ हुआ, ठीक है, GDP। और दूसरी चीज होती है NFIA। NFIA मतलब नेट ट्रांसफर, नेट, यहाँ पर देख सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं दोस्तों एक नंबर में, तो आप इसे याद कर लें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको कैसे निकाला जाता है, देखिए विदेशों से अर्जित आय, जो विदेशों से हमें आय अर्जित हुई है। अब देखिए ये तो है नहीं कि यहाँ पर देखिए ये जो है अमेरिका में ही लोग गए हैं, अमेरिका से भी यानी अमेरिका से भी तो आ सकता है कोई भारत में जो काम करेगा, तो अगर यहाँ काम करेगा तो वो अमेरिका में अपने पैसे भेजेगा, ठीक है। तो हमारे देश से इनकम जाएगी दूसरे देश में। अगर कोई व्यक्ति उनका यहाँ पर आता है तो वो क्या करेगा, अपने देश को भेजेगा, तो वहाँ पर क्या होगी, अपने देश से दूसरे देश में इनकम जा रही है। और दूसरा हमारे देश का व्यक्ति गया है अन्य देश में, वहाँ से पैसे कमा रहा है और उनके देश से हमारे देश में पैसा आ रहा है। तो यानी पैसा जाता भी है और आता भी है। तो विदेश को आए, देखिए यहाँ पर विदेश को यहाँ पर भुगतान की गई साधन आय। तो यहाँ पर क्या है, विदेश से अर्जित साधन आय, जो विदेश में गया हमारा, यानी विदेश गया है कोई व्यक्ति भारत का, तो विदेश से अर्जित हुई है, विदेश से साधन आय अर्जित हुई है और विदेश को भुगतान की गई साधन आय, यानी विदेश को हमने कितना भुगतान किया है उसको जब घटा देंगे तो हमारे पास आएगा NFIA, ठीक है। ये क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आगे। अब देखिए राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है, इन दोनों के माध्यम से। सकल यानी घरेलू आय, जो घरेलू आय है पूरी GDP है आपकी। जब आप GDP को जोड़ देंगे, GDP में आप जोड़ देंगे NFIA, जो कि विदेश से हमें जितना पैसा मिला है, और एक घर जो कि हमारा भारत है, घरेलू आय, ये पूरे भारत की आय कितनी है और भारत जो है विदेश से कितना पैसा मिला है, जब सबको जोड़ देंगे तो वो राष्ट्र की आय बनेगी, यानी पूरे देश की आय बनेगी। तो इससे पूरे देश की आय बनेगी। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे घरेलू आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, और जो है व्यक्तिगत आय भी कैसे निकालते हैं, एक व्यक्ति कितना कमाता है कैसे हम उसकी आय निकालते हैं। तो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट इसके चैप्टर के क्लियर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसके घटक होते हैं। घटक क्या है, NFIA के कुछ घटक हैं, इसको देख लेते हैं। कर्मचारियों को शुद्ध मुआवजा, जैसे कि कर्मचारियों को शुद्ध मुआवजा मिला तो यहाँ पर ये उससे ये NFIA हो सकता है, बाहर देश में गया व्यक्ति। और संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय, यानी क्या है, यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है और वो जाता है देश में, दूसरे देश में, और वहाँ पर उद्यमशीलता मतलब कोई संपत्ति खरीदता है और उद्यमशीलता करता है, या मतलब कोई उद्योग लगाता है, वही तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे भी आय होगी। जो आय होगी वो हमारे देश के लिए होगी, लेकिन होगी विदेश में,
लेकिन हमारे देश के लिए होगी, क्योंकि हमारा व्यक्ति गया है ना, हमारे देश का व्यक्ति गया है तो उसमें, तो हमारे देश के लिए होगी। उसके बाद है शुद्ध प्रतिधारी आय, यानी शुद्ध प्रतिधारी आय मतलब लाभ के द्वारा, जैसे कि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, लाभ होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, हमारे देश से जाता है दूसरे देश में और वहाँ पर बिजनेस करता है, तो उसे लाभ जब होगा तो उसे शुद्ध प्रतिधारी आय कहा जाएगा। तो ये क्या है, ये भी NFIA का घटक है। तो NFIA आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है बेसिक चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें हम जो है समझेंगे कैसे NFIA जो है मार्केट प्राइस इनको जो है सम्मिलित करते हैं और कैसे हम जो है कि गणना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इसकी जो है ये लास्ट वीडियो थी, ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो है आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, आपको पता चल जाए जब भी वीडियो अपलोड की जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।